नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है ग्लोबल सिनेरियो में। लेकिन शुरुआत इस वक्त हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। बेलगोरोद पर यूक्रेनी सेना के हमले हुए हैं। बेलगोरोद के 8 क्षेत्रों पर ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन के हमलों में एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है। 13 से ज्यादा रूसी नागरिक घायल होने की भी खबर इस वक्त आ रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ ही रूसी धरती पर अमेरिका का बारूद बरसना शुरू होते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतमी हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन ने मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक साम्राज्य विस्तार का ब्लूप्रिंट भी रिलीज कर दिया है। 2 जून को नेटो और रूस का टकराव होते होते बचा है और इसके बाद पोलैंड सहित जर्मनी ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन का एटमी चक्र बेलारूस से शुरू हो चुका है और बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल जारी है। पुतिन का साम्राज्य विस्तार प्लान एक्टिवेट हो चुका है और कई देश परमाणु हमले के टारगेट पर आ चुके हैं। देखिए पुतिन का पूरा प्लान है क्या। Владимирович Путин. पुतिन ने तय कर लिया है कि 5वें कार्यकाल में रूस के पुराने गौरव और वैभव की पुनर्स्थापना निश्चित है। पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि यूक्रेन के बाद किस देश पर हमला होगा और कैसे यूरोप से नेटो का वर्चस्व खत्म किया जाएगा। क्रेमलिन से हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी हो चुका है। क्योंकि रूस पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने 31 मई को यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत दे दी। 2 जून को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर पर अटैक-एमिस मिसाइलों से हमले की। रूस ने यूक्रेन के 8 मिसाइल हमले नाकाम करने का दावा किया है। लेकिन यह अब साफ है कि रूसी धरती पर यूक्रेन ने नेटो हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण पलटवार किए हैं और ये वार पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेनी शहरों तक किए गए हैं। ये यूक्रेन पर रूस के हमलों की तस्वीरें हैं और 2 जून को नेटो सीमा में भी रूसी फाइटर जेट ने घुसपैठ की कोशिश की। रूसी सेना ने लवीव, खमेलनित्स्की और तेर्नोपिल शहर पर मिसाइल हमले किए। रूस के फाइटर जेट और न्यूक्लियर बॉम्बर पोलैंड की सीमा के नजदीक मंडरा रहे थे। पोलैंड का दावा है कि उसकी वायुसेना पर खतरा मंडरा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर पोलैंड को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े। जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस ने नेटो पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। रूस और यूरोपीय देशों का सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। जर्मनी की रक्षा समिति के प्रमुख मारी एग्नेस स्टार्क-जिमरमैन ने कहा है कि रूस ने यूरोप के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। हमें तीव्रता के साथ आत्मरक्षा के उपाय करने होंगे। जर्मनी के 9 लाख रिजर्व सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहे। खुफिया रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी हथियारों से हमलों के बाद 3 तरफ रूस के साम्राज्य विस्तार का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया है। यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही पुतिन का नया मिशन शुरू होने वाला है। रूस के पहले टारगेट पर होगा पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा और यूक्रेन। इसके साथ रूसी सेना कॉकेशिया के देशों पर धावा बोलेगी, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया पर आक्रमण। पुतिन का तीसरा टारगेट है मध्य एशिया। यहाँ रूस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान पर हमला कर सकता है।
पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया के ये वो देश हैं जो रूस के आसपास ही मौजूद हैं। इन देशों पर हमलों के साथ ही पुतिन बाल्टिक देशों यानी लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला कर देंगे। पुतिन ने यूरोप की घेराबंदी के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। बेलारूस के बॉर्डर पर इस वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस के प्रधानमंत्री मितुशिन इस वक्त बेलारूस के दौरे पर हैं। खतरा है कि पुतिन साम्राज्य विस्तार का युद्ध बेलारूस की जमीन से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके शुरू कर सकते हैं। पुतिन की इस तैयारी के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने आत्मरक्षा की तैयारी में अपनी मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है। चार जून को अमेरिका मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शुरू करने वाला है। बिना परमाणु वॉरहेड के यह मिसाइल फायर की जाएगी। इसके बाद 6 जून को दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। रूस के खतरे को देखते हुए यह अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल तैयारी है। विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह है रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद पुतिन का यूरोप ब्लूप्रिंट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क क्षेत्र में रूसी सेना को बढ़त मिली है। क्रास्नोगोरोवका क्षेत्र पर रूस का कब्जा हुआ है। यूक्रेन की सेना ने छोड़े हैं कई मोर्चे। बीते 48 घंटों से दक्षिणी यूक्रेन का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में देखने को मिला है, जहां नीप्रो नदी के तट पर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रूसी ब्रिगेड ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। ताबड़तोड़ मिसाइलों की चपेट में आने के बाद प्लांट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से ठीक 3 महीने पहले रूस ने नीप्रो पावर प्लांट को ठीक इसी अंदाज में दहलाया था। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। Вон вторая, блядь. Ёбаный. Сейчас камни полетят, валим. Ракета нахуй. पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। एक के बाद एक लगातार 4 हमलों से यूक्रेन का नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थर्रा उठा। जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। Ёбан, вон вторая, блядь. यकीन मानिए, धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नीप्रो पावर प्लांट के आसपास मौजूद इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। जानते हैं ज़ेपोरिजिया रीजन में आने वाले नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमला किसने और कैसे किया? तो आपको बता दें, 48 घंटे पहले रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर अटैक किया। नीप्रो प्लांट पर हमले के लिए रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
दावा है कि रूस ने KH-101 मिसाइल से प्रचंड स्ट्राइक की, लड़ाकू विमानों के जरिए प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया। (334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर है ज़ैपोरिज़िया, जो नीप्रो नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। और इस नीप्रो नदी के पास मौजूद है नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे 1 मई की रात पुतिन सेना ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। Ёбан, вон вторая, блядь. Ёбаный. Сейчас камни полетят, валим. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी साल 21 मार्च को रूसी सेना ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया था। और जानते हैं, उस दफा भी रूस ने KH-101 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है कि बार बार ज़ैपोरिज़िया में मौजूद नीप्रो पावर प्लांट को दहलाने के लिए रूस KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों इस घातक ब्रह्मास्त्र से यूक्रेनी धरती को दहला रहा है? तो आपको बता दें कि KH-101 एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जो करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। KH-101 क्रूज मिसाइल का कुल वजन करीब 2100 किलो है। यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस है। KH-101 में इनर्शियल गाइडेंस और डॉपलर रेडार भी लगे हैं। रूसी डिफेंस का दावा है कि उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और अविश्वसनीय सटीकता के साथ यह किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल को हवा से सतह में फायर किया जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट या फिर बम वर्षक के जरिए। दरअसल रूसी डिफेंस ने अपनी युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है और अब रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेन के वाटर रिजर्वॉयर और डैम को निशाना बना रही है। खासकर ऐसे डैम को जो हाइड्रो पावर प्लांट से जुड़े हों। और इसी कड़ी में रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक किया। Сейчас камни полетят, валим. क्योंकि नीप्रो पावर प्लांट 950 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सोवियत रूस के दौर में बना था। इसी प्लांट से कई यूक्रेनी शहरों को बिजली सप्लाई होती है। हमले के बाद नीप्रो प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन ठप हुआ। यानी ज़ैपोरिज़िया समेत दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। बिना बिजली के हालात भयावह नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया का नीप्रो प्लांट दहल रहा है, तो वहीं खेरसोन में मौजूद काखोवका डैम पर भी कुछ वक्त पहले रूस ने हमला किया था। जबरदस्त तरीके से डैम को डैमेज किया था और इसके पीछे मकसद था नीप्रो नदी पर काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वॉयर बनाया गया है उसका जल स्तर घटाया जा सके। खेरसोन समेत यूक्रेन के कई इलाकों को जलमग्न किया जा सके, और हुआ भी वही जैसा रूस चाहता था। ऐसा नहीं है कि रूस ने सिर्फ नीप्रो प्लांट पर ही हमला किया। बीती रात रूस ने किंजल मिसाइल से तबाही मचाई। इस बार यूक्रेन रूस की एक भी किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा रूस ने नोवरोसिस्क में फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट डिब्बों को भी मिसाइल हमले में तबाह कर दिया।
वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि खार्किव पर लगभग कब्जा करने के बाद पुतिन सेना अब कीव को घेर रही है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पुतिन का मकसद कीव पर कब्जे से ज्यादा उसकी घेराबंदी करने का है। ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी ताकत और फौज राजधानी कीव को बचाने में लग जाए और इसका फायदा उठाकर पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो देशों के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की शुरुआत के बाद से धमकियों का दौर जारी है। पुतिन की धमकी के बाद उनके समर्थक भी नेटो को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एक समर्थक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रूस इतना ताकतवर है कि वो एक दिन में ही ब्रिटेन को लाचार बना सकता है। ब्रिटेन ही नहीं, अगर रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फ्रांस भी न्यूक्लियर अटैक करने लायक नहीं रह जाएगा। रूस की इस धमकी के बीच ये भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में सैनिकों की कमी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। युद्ध के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 73,000 सैनिक हैं। चौबीस घंटे में ब्रिटेन को भस्म करने वाला रूसी प्लान। यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर हमले की छूट देने का सबसे खौफनाक इंतकाम। धमकियों के दौर में पुतिन के एक समर्थक ने ऐसे वॉर प्लान का दावा किया है जिसमें रूस एटमी हमले से सिर्फ 24 घंटे में ब्रिटेन की परमाणु ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के प्लान को लेकर दावा करने वाले का नाम डॉक्टर यूरी बेरेंचिक है। बेरेंचिक पुतिन समर्थक मॉस्को रूस स्ट्रैट संस्थान से जुड़े हैं। इन्होंने रूस की योजना को अनथिंकेबल प्लान यानी सोच से परे प्लान का नाम दिया है। दावा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस एक दिन में ब्रिटेन के तमाम परमाणु हथियार नष्ट कर सकता है। दावा तो यह भी है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि रूस फ्रांस के तमाम परमाणु हथियारों को भी बेकार बना सकता है। रूस की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह है रूसी शहरों में नेटो देशों के हथियारों से हमले। बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। शुक्रवार से यूक्रेन बेलगोरोद पर कई बार हमले कर चुका है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। नेटो देशों के हथियारों से हमले की शुरुआत के बाद से ही रूस से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। पुतिन और मेदवेदेव लगातार नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस कड़ी में अब रूस से 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन को भस्म करने वाली धमकी आई है। इस धमकी के साथ ही दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर रूस के लिए ब्रिटेन ही सबसे आसान टारगेट क्यों है। रूस बार बार नेटो से बदला लेने के लिए ब्रिटेन को ही टारगेट क्यों करता है? इसका जवाब है ब्रिटेन की घटती हुई सैन्य शक्ति। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सैनिकों की भारी कमी है। एक साल पहले तक ब्रिटेन में 75,983 सैनिक थे। 4,097 गोरखा फोर्स है, 4,548 रिजर्व फोर्स है, कुल 84,628 सैनिक हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है।
आज की तारीख में ब्रिटेन में सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि वो किसी छोटे देश से युद्ध लड़ने के काबिल नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के अहम सहयोगी देशों की बात करें तो ब्रिटेन बेहद कमजोर नजर आता है। ब्रिटेन के पास अब सिर्फ 73,000 सैनिक बचे हैं, जबकि रूस की आंखों की किरकिरी बन चुके फ्रांस के पास सिर्फ 1,10,000 सैनिक हैं। इस मामले में जर्मनी की हालत ठीक है, फिर भी रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने सैनिकों की संख्या सिर्फ 2 लाख होना बेहद कम ही माना जाएगा। नेटो से बदला लेने के लिए पुतिन शुरुआत से ही यूरोप के छोटे और कमजोर देशों को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के खिलाफ भी पुतिन का ऑपरेशन बहुत पहले एक्टिव कर दिया गया था। रूस की हिट लिस्ट में ब्रिटेन का नाम आने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की सप्लाई, यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक की सप्लाई, ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, सुनक की तरफ से लगातार मदद का ऐलान। रूस ब्रिटेन पर कैसे हमला कर सकता है यह आपको बताएं, उससे पहले रूस से आई 24 घंटे वाली डिटेल को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अगर नेटो से युद्ध किया या फिर अमेरिका की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो न्यूक्लियर पावर के मामले में अमेरिका अकेला रह जाएगा। मौजूदा हालात और आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे अधिक 5,977 एटमी हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,428 परमाणु वॉरहेड है। परमाणु शक्ति के मामले में चीन को तीसरे नंबर पर माना जाता है। चीन के पास 350 एटमी वॉरहेड है। अमेरिका का सहयोगी और रूस का दुश्मन फ्रांस भी परमाणु ताकत से लैस है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ब्रिटेन रूस का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और रूस के खेमे में जा चुके नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अब रूस 24 घंटे में ही ब्रिटेन और फ्रांस को न्यूक्लियर पावर को कैसे खत्म करने का दावा कर रहा है, यह समझिए। रूस का दावा है कि ब्रिटेन की परमाणु शक्ति उसकी पनडुब्बियों तक सीमित है, यानी अगर ब्रिटिश पनडुब्बियों पर एक साथ हमला किया गया तो ब्रिटेन के न्यूक्लियर हमला करने की ताकत खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां स्कॉटलैंड के फेजलैंड में मौजूद हैं। ब्रिटेन की HMS वैनगार्ड परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा HMS वेंजियंस भी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। HMS विक्टोरियस और HMS विजिलेंट भी परमाणु हमला कर सकती हैं। रूस का दावा है कि इन पनडुब्बियों को रूस आसानी से भस्म कर सकता है। फ्रांस की 6 पनडुब्बियों को भी नष्ट करके एक बड़ी ताकत को खत्म किया जा सकता है। हालांकि फ्रांस जमीन से भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, लेकिन रूस इसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है सेवर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के हमले से जुड़ी हुई। रूस ने ODAB 1500 बम से हमला किया है। यूक्रेनी सेना की कई चौकियां इस दौरान नष्ट हो गई हैं। इजराइल की तबाही का रोड मैप तैयार हो चुका है। अरब से अमेरिका के पलायन का ब्लूप्रिंट बन चुका है। बस उस शख्स के फरमान का इंतजार है जिसकी एंट्री से ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए, जिसके नाम से ही ईरानी प्रॉक्सी इजराइल विध्वंस और गाजा पुनर्गठन का ख्वाब देख रहे हैं। उस शख्स का नाम महमूद अहमदी निजाद है, जो ईरान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहा जाता है अहमदी निजाद के नाम से पेंटागन में खलबली मच गई है। आखिर क्यों उनको लेकर अमेरिका नए सिरे से रणनीति बनाने में लग गया है? क्या है इसके पीछे का सीक्रेट? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए।
इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही का जलजला। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ईरानी प्रॉक्सी अब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया है, जब तक पश्चिमी ताकतों का वर्चस्व अरब से खत्म नहीं हो जाता, वो इसी तरह हमले करते रहेंगे। ईरानी प्रॉक्सी के इसी बढ़े हौसले के पीछे एक बड़ी वजह है, और उस वजह का नाम है महमूद अहमदीनेजाद। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब फिर से ईरान के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि अहमदीनेजाद ने नॉमिनेशन कर दिया है। महमूद अहमदीनेजाद के नाम से अमेरिका इसलिए घबरा रहा है कि अहमदीनेजाद के कार्यकाल में ईरानी प्रॉक्सी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला और जिससे उनकी संख्या बढ़ती गई। साल 2005 से लेकर 2013 तक अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति रहे। ये वही दौर था जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका इजराइल की आपत्ति के बावजूद बढ़ाने का ठोस निर्णय लिया। अब अगर अहमदीनेजाद की वापसी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा ईरानी प्रॉक्सी को होगा। इसके अलावा ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर पाएगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी ने अभी से हमले तेज कर दिए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने प्रचंड प्रहार किए हैं। लाल सागर में हूती ने भारी तबाही मचाई है। यूएसए एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर मिसाइल स्ट्राइक की, साथ ही इजराइल के कारोबारी जहाजों पर भी रॉकेट दागे। हूती ने धमकी भी दी है, वो इसी तरह हमले करता रहेगा जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होता। ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपर्ट हॉवर्ड वेल्डन ने हूती के हमले के बाद दावा किया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को हमले में काफी नुकसान हुआ है। यूएस आर्मी ने हूती के हमले से इनकार किया है। हालांकि इस बीच आइजनहावर को हमले के बाद सऊदी अरब की जेद्दा पोर्ट पर ले जाया गया है। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे अमेरिका छुपा रहा है। हूती का दावा है कि उसने अभी तक लाल सागर में 2000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें टास्क फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन से मिले इनपुट के मुताबिक लाल सागर में युद्धक बेड़े बढ़ाने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया है। साथ ही अब पूरा फोकस लाल सागर पर लगाया जाएगा, जिससे रूस, चीन और ईरान के गठबंधन को तोड़ा जा सके। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी अमेरिका को साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस खबर से ईरानी प्रॉक्सी बौखला गए हैं। उन्होंने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले किए, जिसमें एरो डिफेंस सिस्टम का रडार नष्ट कर दिया। इसके अलावा हमले में कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। आने वाले वक्त में ये हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह को हथियार वाया सीरिया ट्रांसफर हो रहे हैं। हूती और हमास ने भी किए, जिससे इजराइल को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसके बाद बॉर्डर पर अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम लगाए गए। दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर हमले किए गए। खासतौर से आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन रात में तेज किया, जिससे हमास लड़ाकों को भागने का मौका न मिल जाए। उधर लेबनान और सीरिया में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिणी लेबनान में कई हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दिए। हमले के दौरान आग भी लग गई। इसके अलावा सीरिया के अलेप्पो में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बम गिराए गए, जिसमें कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा इजराइल ने किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के राफा पर लगातार हमलों से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय संकट में घिरता जा रहा है। स्थिति यह है कि इजरायली खेमे के देश एक के बाद एक उसका साथ छोड़ रहे हैं। तेल अवीव में भी बंधकों के परिजन लगातार विरोध प्रदर्शन करके सीज फायर और अपनों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद है कि राफा पर हमले नहीं रुकेंगे। युद्ध जारी रहने की अपील के दरमियान इजराइल पर अलग थलग पड़ने के साथ साथ बड़े हमले का खतरा भी बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी राफा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। इजरायली फोर्स राफा पर हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन में बम बांधकर राफा के हमास ठिकानों पर बरसाए जा रहे हैं। इस बमबारी में हमास के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राफा के कैंप 1 और कैंप 2 इलाके के पास भी आईडीएफ ने हमले किए। इस हमले में 12 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। राफा में बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर भी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इसकी वजह से इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। इस ऐलान के बाद इजराइल और फ्रांस के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। अब से पहले आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी के बाद भी नेतन्याहू राफा पर हमलों की हट नहीं छोड़ रहे। 2 जून को भी इजरायली फोर्सेस ने गाजा पर 30 से ज्यादा हमले किए। जैसे जैसे राफा पर हमले तेज हो रहे हैं, वैसे वैसे बंधकों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार हमलों से बंधकों की जान पर खतरा है और परिवार चाहते हैं कि सीज फायर लागू करके बंधकों की वापसी कराई जाए। ये इजरायली बंधकों के परिवार हैं जो हमास की कैद में हैं। इन परिवारों की मांग है कि सीज फायर लागू करके हमास के साथ बंधकों की रिहाई की डील की जाए। I'm here to support my government in taking this deal, the deal that Netanyahu suggested, our Prime Minister, that will get all our people back home. We are all here in support for the return of all hostages. बंधकों के परिवारों के साथ साथ दुनिया भर में बसे यहूदी भी सड़कों पर उतर आए हैं। 2 जून को न्यूयॉर्क में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में लोगों ने बंधकों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। I wish that Americans offer can save all the hostages as soon as possible. After 8 months is a long time. इजराइल के खिलाफ भी दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है और अब पाकिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लोग फिलिस्तीनी झंडे के साथ उतरे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा पट्टी के छोटे से इलाके की जंग का असर दुनिया के शक्ति समीकरणों पर पड़ रहा है। इजराइल जंग में अकेला पड़ता जा रहा है। सरकार पर घरेलू दबाव भी है, लेकिन बेंजामिन राफा पर हमलों की जिद नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पेरिस ओलंपिक के दौरान आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का अंदेशा सच साबित हुआ है। पेरिस में हमले की साजिश तैयार कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में था और फुटबॉल मैच देखने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। पहली गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स लगातार जानकारी जुटाने में लगे हैं और खुफिया जानकारियां लगातार जो बता रही हैं वो ये कि फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों तक इसकी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो पहुंच चुका है। एक तरफ ओलंपिक की तैयारी है, तो दूसरी तरफ फ्रांस में सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी है। कई देशों से अलर्ट मिलने के बाद फ्रांस की पुलिस सतर्क है। और इंटरनेट और दूसरे जरिए से भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। फ्रांस पुलिस को इस सतर्कता का फायदा भी मिला है। पुलिस ने 18 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में काफी पहले से था। ओलंपिक के दौरान हमले की साजिश तैयार कर रहा था। यह ओलंपिक खेलों के खिलाफ पहली नाकाम साजिश है जो 8 हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल खेलों में हिस्सा लेने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की साजिश के आरोपी को पकड़ा था। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पेरिस में हमला कराने की फिराक में है। यूरोप को भी दहलाकर अमेरिका से बदला लेने की कोशिश होगी। आईएसआईएस के और कई प्रॉक्सी संगठनों को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा है कि ओलंपिक में हमले के लिए ईरान ने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर हमले के लिए तैयार भी कर लिया है। दूसरी तरफ इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस वक्त फ्रांस में एक्टिव हो गई है। मोसाद फ्रांस को लगातार खुफिया जानकारी दे रहा है। मोसाद सावधान इसलिए भी है क्योंकि इजरायली खिलाड़ी और अमेरिकी खिलाड़ी इस बार ओलंपिक के लिए काफी समय तक पेरिस में रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में जैसा हमला हुआ था उसे दोहराया जा सकता है। उस साल म्यूनिख में फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मोसाद को बरसों का वक्त लगा। अब एक बार फिर वैसा ही डर है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पेरिस में हमले के लिए कुर्दिश फॉक्स नाम के संगठन का इस्तेमाल हो सकता है। ये स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों में एक्टिव है। हालांकि अब तक ये संगठन ड्रग्स रैकेट चलाना और फिरौती लेकर हमले करने जैसे अपराध में शामिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठन और खासकर आईएसआईएस खोरासन अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर सकता है। पेरिस में पकड़ा गया लड़ाका भी आईएसआईएस के संपर्क में था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।
इधर साउथ चाइना सी कभी भी सुलग सकता है, कभी भी अमेरिका और चीन में विध्वंसक टकराव शुरू हो सकता है, क्योंकि ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और चीन ने ताइवान को अब धमकी दी है। अगर उसने चीन से मुक्ति के लिए कोई तरकीब लगाई तो ड्रैगन ताइवान में घुसकर तबाही का जल्जला ला देगा और इसके लिए उसने सीक्रेट वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। यानी बस जिनपिंग का एक ऑर्डर ताइवान के अस्तित्व के लिए संकट बन सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामने अमेरिका से युद्ध का खतरा भी पैदा हो गया है। Chinese naval warfare. You are approaching China's territorial waters. ताइवान को कुचलने के लिए चीन तैयार है। उसने ब्लूप्रिंट बना लिया है, बस जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। ताइवान की घेराबंदी के लिए युद्धपोत उतार दिए हैं। हमले की स्थिति में वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में आ चुके हैं। पीएलए आखिरी प्रहार के लिए तैयार है और ताइवान को धमकी दे डाली है। शांग्रीला डायलॉग में चीन के विदेश मंत्री डोंग जुन ने बयान दिया है कि अगर ताइवान ने चीन से अलग होने की कोशिश की तो अंजाम खौफनाक होगा। चीन के रक्षा मंत्री ने जो कहा वो सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि चीन ने इसकी तैयारी काफी पहले से की है। सुबह 6 बजे के करीब 8 छोटे शिप और 4 एयर डिफेंस से लैस वेसल्स ताइवान के एकदम पास जा पहुंचे, जिसके बाद ताइवान ने धमकी दी तो पीएलए फाइटर जेट ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। दरअसल जब से ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंग ने कमान संभाली है, तब से ड्रैगन बौखला रहा है। उसने लाई चिंग को खतरनाक अलगाववादी कहा है, क्योंकि लाई चिंग ने लंबे वक्त से ताइवान को चीन से अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के साथ मिलकर कहीं कोई बड़ा खेल न कर दे, इसलिए चीन ने 23 मई से ताइवान को घेरकर एक वॉर ड्रिल शुरू कर दी, जिसमें 27 वॉरशिप और 62 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। अब चीन दावा कर रहा है कि युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है। चीन की सेना को अब ताइवान में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा हुआ तो साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में कूदेगा, जिससे सीधे तौर पर अमेरिका और चीन में टकराव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम में बस इतना ही। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।